रोम की सभ्यता व संस्कृति। सिविलाइजेशंस के अंतर्गत हम देख रहे थे रोम की सभ्यता, और पिछले अध्याय में हमने ये देखा कि प्रारंभिक अवस्था किस प्रकार से उनका सामाजिक और राजनीतिक संगठन था। लेकिन अब हम विस्तृत रूप से इसकी सभ्यता व संस्कृति का अध्ययन इस एपिसोड में करेंगे। सबसे पहले शासन व्यवस्था। शासन और विधान के क्षेत्र में रोमवासियों की विश्व को अद्वितीय देन है। रोम के प्रजातंत्र में राजतंत्र और कुलीन तंत्र का समन्वय देखने को मिलता है। राजा निरंकुश नहीं होता था, उस पर पारस्परिक रीति रिवाज व विधि विधान का बंधन तो रहता ही था। वे प्रजाजनों को नाराज करने का खतरा भी मोल नहीं ले सकता था। सीनेट आरंभ में नगर के वयोवृद्ध नागरिकों और परिवारों के मुखियाओं का सदन थी, लेकिन धीरे धीरे वह धनी तथा सैनिक दृष्टि से समर्थ सरदारों का सदन बन गई। इसमें भी कमिटिया क्यूरियाता, ये एक पूरा सदन था। क्यूरिया का मतलब समुदाय होता है, और 30 क्यूरिया के सदस्य जब इकट्ठे बैठते थे, यानी एक समुदाय, क्यूरिया का मतलब एक समुदाय, 30 समुदाय के क्यूरिया जब इकट्ठे बैठते थे तो उनकी बैठक को क्यूरिएट सभा अथवा कमिटिया क्यूरियाता कहा जाता था। यानी सदन का जो आह्वान या सदन की जो मीटिंग आहूत होती थी उसे कमिटिया क्यूरियाता कहा जाता था। रोमन कानून, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया को रोम की सभ्यता का सबसे बड़ा जो वरदान है, देन है, वो है कानून, रोमन कानून। रोमन सभ्यता की सर्वोत्तम, ठोस तथा चिरस्थायी देन है रोमन कानून। रोमन कानून केवल सामाजिक प्रथाओं पर आधारित ही नहीं थे, वरन तर्क एवं औचित्य की अवधारणा पर स्थित थे। रोम नगर तथा रोमन साम्राज्य की तरह रोमन कानून का भी विकास धीरे धीरे हुआ। ये सदियों के प्रयास का फल था। प्रारंभ में रोम में भी लिखित कानूनों का अभाव था। शासक वर्ग मनमाना न्याय करता था। सर्वप्रथम 450 ईसा पूर्व में प्लेबियनों ने जब अधिकार प्राप्ति के लिए आंदोलन किया, तब कानून का पहला संग्रह हुआ, जिसे 12 तख्तियों के कानून, लॉ ऑफ द 12 टेबल्स के नाम से पुकारा गया। इस संग्रह में 3 प्रमुख सिद्धांत स्पष्ट रूप से स्थिर किए गए। पहला, व्यापार के सिलसिले में जो लेन देन तथा व्यवहार होता था उसे कानूनी करार दिया गया। किसी झगड़े में चोट खाए हुए आदमी को प्रतिशोध के बदले हर्जाना लेने का सिद्धांत स्थिर किया गया। कानून की दृष्टि में सभी नागरिकों को समान माना गया। तो ये 3 प्रकार के सिद्धांत स्पष्ट थे, 12 तख्तियों के कानून से लागू हुए। रोमन कानून के विकास का ये शुभारंभ था। इसके पश्चात न्यायाधीशों की व्याख्या तथा निर्णयों से रोमन कानून का क्रमशः विकास होता गया। न्यायाधीशों को प्रेटर कहा जाता था। प्रेटर पदासीन होते समय उन सिद्धांतों की व्यवस्था करता था जिनका पालन वे मुकदमों के निर्णयों में करता था। इन घोषणाओं में कभी कभी वे नए कानूनों का भी निर्णय कर लेता था। रोमन नागरिकों के मुकदमों के निर्णय के लिए एक अलग प्रेटर बहाल किया जाता था, यानी बाहरी नागरिक और रोमन नागरिक, उसमें फ़र्क था। तथा विदेशियों के मुकदमों के न्याय के लिए अलग प्रेटर भर्ती किया जाता था। इसी प्रकार से दीवानी कानून।
दीवानी कानून के अंतर्गत रोम का दीवानी कानून अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें यूरोपीय समाज बहुत अधिक इससे यूरोपीय समाज अत्यधिक प्रभावित हुआ। वास्तव में यह पश्चिमी सांस्कृतिक परंपरा की आधारशिला बन गया। रोम के दीवानी कानून यानी सिविल लॉ की निम्नलिखित विशेषताएं थी। रोमन कानून में ही विश्व इतिहास में सर्वप्रथम कार्योरेशन अथवा नियम रोमन कानून में ही विश्व इतिहास में सर्वप्रथम कॉरपोरेशन अथवा नियम कल्पना का जन्म हुआ। कॉरपोरेशन कानून की दृष्टि में मनुष्यों का कोई दल जो किसी विशेष उद्देश्य से एक व्यक्ति की तरह काम करे, एक इकाई माना गया। संपत्ति का वर्गीकरण वैज्ञानिक ढंग से किया गया। संपत्ति को 3 वर्गों में बांटा गया: देवभूमि, देव मंदिर तथा देवपाल आदि को पवित्र संपत्ति करार दिया गया। पहले प्रकार की संपत्ति थी देवभूमि या देव मंदिर या देवपाल, ये बहुत पवित्र संपत्ति करार दी गई। दूसरे प्रकार की संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति करार दी गई। इसके भी 2 भाग थे, वायु, समुद्र और बहते हुए जल इत्यादि को पहले प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति माना गया। दीवार, पार्क, फाटक, गली, सड़कें तथा जलमार्ग इन्हें दूसरे प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति माना गया। व्यक्तिगत संपत्ति तीसरे प्रकार की संपत्ति मानी गई। मतलब दूसरे में 3 भाग किए गए: वायु, समुद्र, बहते हुए जल पहले प्रकार के, दीवार, फाटक, गली, सड़कें दूसरे प्रकार के, और व्यक्तिगत संपत्ति तीसरे प्रकार की संपत्ति मानी गई। ये सार्वजनिक संपत्ति संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करने के 3 तरीके थे। गवाहों के सामने नियमानुसार विक्रय के द्वारा संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होता था। दूसरा, यदि मजिस्ट्रेट आदेश के द्वारा संपत्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में हस्तांतरित करे तो वे उस हस्तांतरित संपत्ति पर दूसरे का अधिकार होता था। चल संपत्ति पर 1 वर्ष तक व्यवहार करने से तथा अचल संपत्ति पर 2 वर्ष तक व्यवहार करने से अधिकार प्राप्त होता था। इकरारनामा यानी कॉन्ट्रैक्ट संबंधी कानून रोमन कानून का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व था। इकरारनामे में 3 तत्वों का होना आवश्यक था: देने का प्रस्ताव, प्रस्ताव की स्वीकृति, प्रस्तावों की पूर्ति अथवा संपादन। रोमन कानून का क्रमिक विकास धीरे धीरे हुआ। सबसे पहले इसको थियोडोसियन कोड 438 ईसा पूर्व, फिर जस्टिनियन कोड 534 ईस्वी पूर्व कहा गया। तो जस्टिनियन कोड क्या था? उसी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हुई क्योंकि पुराने कानून समयानुकूल नहीं रह गए थे, अतः 10 विद्वानों का आयोग गठित किया गया। यानी कि जस्टिनियन कोड की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्योंकि पुराने कानूनों में संशोधन आवश्यक हो गया। इसलिए 534 ईस्वी में जस्टिनियन कोड यानी 10 विद्वानों की एक समिति गठित की गई। कोड पहले भाग को कोड की संज्ञा दी गई। इसमें राजकीय आदेशों एवं शासनों का संग्रह किया गया जिसके द्वारा कानून का क्रमिक विकास हुआ। डाइजेस्ट इसमें कानून के पंडितों तथा न्यायवेताओं के विचारों का संग्रह किया गया। ये रोमन कानून का सार तत्व डाइजेस्ट माना गया। इंस्टीट्यूट्स इसमें कानूनों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया। ये कानून विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक था। नॉवेल्स ये कानूनों में होने वाली संशोधनों, परिवर्तनों तथा परिवर्धनों के संग्रह के लिए प्रस्तुत किया गया। कानून में होने वाली नवीनताओं के सुदृढ़ संग्रह के उद्देश्य से प्रणीत ये खंड नॉवेल्स नाम से पुकारा गया। 4 खंडों में विभक्त ये संग्रह रोमन कानून के अध्ययन के लिए एक अत्यंत सुंदर ग्रंथ सिद्ध हुआ। बाद के युगों में यूरोपीय समाज के धार्मिक तथा नागरिक कानूनों के लिए
यह एक आदर्श बन गया। फिर है रोमन कानून का महत्व। ये हम अगले अध्याय में इसको देखेंगे। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री को या वर्ल्ड कम्युनिटी को दुनिया की विभिन्न सभ्यताओं के माध्यम से बहुत कुछ मिला है, लेकिन हम सभ्य समाज की जो कल्पना कर रहे हैं या जिसमें जी रहे हैं, उसमें यदि देखें तो जो आपसी विवाद, चाहे वो संपत्ति का हो, व्यक्तिगत हो, लड़ाई झगड़े का हो, सिविल दीवानी, हर मामले में जो लेखबद्ध कानून हमें प्राचीनतम मिलते हैं वो रोमन सभ्यता के माध्यम से मिलते हैं। और आज दुनिया के लगभग तमाम देशों के अंतर्गत जो संविधान है, जो कानून है, उसका प्रारंभ हम रोमन संहिता में या रोमन कानून में देख सकते हैं। इस लिहाज से रोमन जो सभ्यता है वो अग्रगणी है और उसका पूरा विश्व उसका ऋणी है। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, एस डी गवर्नमेंट कॉलेज,